नमस्कार। आज सुबह अखबार पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में सवाल आया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो सिर्फ मीट वालों को ही टारगेट क्यों कर रही है। चिकन को नहीं कर रही, अंडे वालों को नहीं कर रही, मीट वालों को टारगेट कर रही है, मीट बेचने वालों को। और जहां जहां ये एबेटॉयर्स हैं ये कहकर कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो बिना लाइसेंस के जो एबेटॉयर्स चलते हैं, स्लॉटर हाउसेस चलते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। बिना लाइसेंस के तो बहुत कुछ होता है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी सेवाएं हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, वो बिना परमिट या लाइसेंस के हैं। मेरे एक दोस्त की पोस्ट आई, मैं उसे पढ़ रहा था, प्रशांत टंडन मेरे दोस्त हैं। उनका ये कहना था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अंबानी या अडानी नहीं चला रहे, ये बिना लाइसेंस और परमिट वाले लोग ही चला रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे दोस्त का ये भी मानना है कि अर्थव्यवस्था का ये वाला हिस्सा जो है इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, ये पाक साफ है। ये पाक साफ कैसे है और क्यों चला रही है हमारी अर्थव्यवस्था, मैं इसके कारण आपको बताता हूं। हम जिससे आलू प्याज टमाटर लेते हैं उसके पास इन्हें बेचने का कोई लाइसेंस नहीं होता। सुबह जो अखबार डालने आते हैं हमारे घरों पर, उनके पास भी अखबार बेचने का कोई लाइसेंस नहीं होता। इसके अलावा हमारे घरों के नजदीक जो सुबह डबल रोटी, दूध, अंडे वगैरह बेचते हैं, उनके पास भी उन्हें बेचने का लाइसेंस नहीं है। गेट के बगल में या अगली गली में जो टेलर मास्टर बैठते हैं या जो जूता रिपेयर और साइकिल रिपेयर करने वाले होते हैं, उनके पास भी कोई परमिट या लाइसेंस नहीं है। और कपड़े प्रेस करने वाले के पास भी लाइसेंस नहीं है। इसी कड़ी में मीट और मछली बेचने वाले भी आते हैं। ये जो छोटे व्यापारी आते हैं, मीट और मछली बेचने वाले भी, खुदरा व्यापारी, अपनी पूरी रूटीन में हमारे इर्द गिर्द जो भी काम धंधा होता है उसका बड़ा हिस्सा बिना किसी लाइसेंस परमिट के चलता है। और हमारा और आपका ज्यादा लेन देन भी इन्हीं लोगों से होता है। अब देखिए, ध्यान से ये बात सुनिए। इन बिना लाइसेंस परमिट वाले लोगों को, अनौपचारिक सेक्टर की, देश में रोजगार देने की हिस्सेदारी 92% है। 92% जॉब्स दे कम फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिनके पास लाइसेंस या परमिट नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के मुताबिक 2010 में देश में रोजगार में लगे लोगों की संख्या 46.5 करोड़ थी। इनमें से 43.7 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इसी बिना लाइसेंस परमिट वाले क्षेत्र से चलती थी। और संगठित क्षेत्र, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने सिर्फ 2.8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। ये रेशियो अभी भी कमोबेश वैसी ही बनी हुई है। अगर हम नेशनल इनकम को देखें तो 30% रकम इन्हीं लोगों की वजह से आती है, जबकि संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, कॉर्पोरेट्स और दूसरी कंपनियां जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, बैंकिंग है, सब्सिडी है, करों में इनको टैक्सेस में छूट मिलती है, उसकी हिस्सेदारी इनफॉर्मल सेक्टर से आधी से भी कम है, यानी 12 से 14% ही है। अमेरिका की नेशनल इनकम में कॉर्पोरेट सेक्टर की भागीदारी 70% थी। इसलिए सन 2008 में रिसेशन के दौरान अमेरिकी इकोनॉमी डूब गई थी, जबकि भारत में हमारी अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि बिना लाइसेंस परमिट वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था। अब आगे देखिए, मीट के खुदरा व्यापार पर उत्तर प्रदेश सरकार का हमला सोचा और समझा है। और सिर्फ मीट नहीं, हमें तो कभी कभी लगता है कि पूरा इनफॉर्मल सेक्टर ही निशाने पर है। ये बिना लाइसेंस परमिट वाले लोग बहुत पाक साफ हैं, देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। पुलिस और नगर पालिका की हफ्ता वसूली के शिकार होने के बावजूद आधे से ज्यादा जीडीपी यही देते हैं। और ये किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा भी नहीं देते। और इनके पास कोई सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे थिंक टैंक भी नहीं है नीतियों को अपने पक्ष में बनवाने के लिए। इनके ना तो स्विस बैंक में खाते हैं और ना ही ये कमाया हुआ पैसा विदेश में निवेश करते हैं। सोचिए, देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कितना मानवीय, ह्यूमेन और प्योर है, पवित्र है, इन बिना लाइसेंस परमिट वालों की वजह से। जब नोटबंदी हुई थी तो आपको याद होगा, तो इन्हीं लोगों ने आपको और हमको सब्जी, दूध, राशन उधार दिया था। ये काम बिग बाजार वाले कभी ना करते। इनके साथ खड़ा होना देश की अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा होना है। किसी भी देशभक्त के एजेंडे में ऐसा होना चाहिए। लेकिन सवाल अभी का वही कायम है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सिर्फ मीट को ही टारगेट क्यों कर रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले भी गोरक्षा के लिए काम कर रहे थे। जाहिर है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनके दिमाग में इसके विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए रणनीति रही होगी। सरकार ने बूचड़खानों को बंद करने के लिए एनजीटी की 2014-2015 में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बूचड़खानों को बंद करना जरूरी है, क्योंकि एनजीटी की इस रिपोर्ट में बूचड़खानों को और मीट की दुकानों को रेगुलराइज करने की बात कही गई थी। पर दुकानदारों में भ्रम की स्थिति है। मीट व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं, वो हड़ताल पर हैं। गैर संगठित क्षेत्र के दुकानदारों का इस तरह अपना काम बंद करना ठीक नहीं है। भ्रम की स्थिति है।
मीट व्यवसायियों पर जाहिर तौर पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। बात बूचड़खानों की और उनमें भी अवैध बूचड़खानों की गई है, पर स्थितियां साफ नहीं है और सच्चाई ये है कि काम बंद है। इस बारे में एक तबके की राय ये भी है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मीट व्यवसायी एक समुदाय विशेष से आते हैं। कल्पना कीजिए, संगठित क्षेत्र ही में लाखों करोड़ों के एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और ये लोग जो हैं गली के नुक्कड़ पर अंडे की ट्रे लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लोकल दादा को भी पैसा देते हैं कि खड़ा रहने दे, पुलिस वाले को भी हफ्ता देते हैं कि खड़ा रहने दो हमें। इन लोगों की वजह से ही सारी हमारी अर्थव्यवस्था बची हुई है और अब निशाने पर यही लोग आ रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने नारा दिया था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। एक और नारा दिया था, बी इंडियन बाय इंडियन, जिसका मतलब ये था बाय टाटा बाय बिरला, बाहर से कोई सामान नहीं आएगा और एक प्रोटेक्टेड मार्केट इन लोगों को दे दी जाएगी। तीसरा नारा दिया था, बातें कम काम ज्यादा। आज एक टेलीविजन चैनल की तरफ से नोटिफिकेशन आया मुझे कि बातें कम काम ज्यादा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 50 कड़े फैसले लिए हैं बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए। बातें कम काम ज्यादा। मैंने सोचा देखते हैं मोदी सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए, वो भी 50 फैसले। यहां 3 साल होने को आए हैं, जितने जो वादे किए थे उनका कुछ पता चल नहीं रहा। 50 फैसले, देखते हैं मोदी सरकार ने क्या किया है। 19 मार्च को शपथ लेने के बाद योगी सरकार ने करीब 50 बड़े फैसले किए। पहला, गो तस्करी, काउ स्मगलिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, जैसे पहले आंशिक प्रतिबंध था। मैंने कहा देखते हैं मोदी सरकार ने अगला फैसला क्या किया है। दूसरा लिखा हुआ है कि योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं, जिस पर काफी चर्चा भी चल रही है और मोदी सरकार ने कदम क्यों उठाया मुझे समझ नहीं आई। तीसरा फैसला है योगी सरकार का कि राजनेताओं को दी गई सुरक्षा की समीक्षा, लेकिन मोदी सरकार ने यह नहीं सोचा कि जो संपादकों को सुरक्षा दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है। चौथा, अधिकारी मंत्री अपनी संपत्ति और खातों की जानकारी 15 दिन में दें। कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री समय से अपने विभाग में पहुंचे। अधिकारी अपनी योजनाओं को बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुरूप करें। नवरात्रि और रामनवमी के उपलक्ष्य में 24 घंटे बिजली दी जाए। मोदी सरकार के ये फैसले जैसे देखे जाएं तो एक तरफा लगते हैं, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। आगे है कि योगी सरकार ने मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा। फिर मैं रुक गया, मैंने कहा मुझे एक फिल्म याद आ गई पुरानी, पड़ोसन नाम की फिल्म, जिसमें एक गाना है, एक चतुर नार, उसमें घोड़ा चतुर चतुर घोड़ा घोड़ा चतुर, फिर वो बाद में कहता है कि एक चुनो, या घोड़ा चुनो या चतुर चुनो। मैं रुक गया, मैं मोदी और योगी, योगी मोदी, मोदी योगी करता जा रहा हूं, मुझे तो एक चुनना है। तो योगी सरकार का नाम जब आता है मुझे तब समझ में आया, योगी सरकार का नाम जब सामने आता है तो फिर समझ में आता है कि एक इतना बड़ा स्मोक स्क्रीन भी क्रिएट किया गया है कि मोदी सरकार के निकम्मेपन से ध्यान हटाकर योगी सरकार की तरफ जाए। क्योंकि जो जो फैसले अभी तक मोदी सरकार ने लिए हैं उनके नतीजे हमारे सामने नहीं आए हैं। जैसे नोटबंदी का फैसला, सरकार को खुद नहीं मालूम कि क्या हासिल हुआ है। हमें उम्मीद है कि जिस दिन उन्हें मालूम हो जाएगा नोटबंदी से हासिल क्या हुआ है, हमें वो बताएंगे। एक और फैसला लिया है, एक मनी बिल पेश किया गया और उसमें 43 अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसके मुताबिक 132 सेक्शन जो है, सेक्शन 132, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो आपके घर में, आपकी गाड़ी में, आपके जहाज में, जहां पर उसको शक है कि आपने अपना कुछ छुपा रखा हो, अकाउंट की किताबें हों या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हों, पैसा हो, सोना हो, जेवरात हों, तो वो आपके घर में किसी वक्त भी आकर किसी भी दरवाजे को तोड़ सकता है, बॉक्स को, पेटी को तोड़ सकता है, लॉकर, सेफ, अलमीरा और एनी अदर रिसेप्टिकल फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज वेयर द कीज देयर ऑफ आर नॉट अवेलेबल। जहां चाबियां नहीं है वो सबको तोड़ के आपकी तलाशी ले सकता है, और इतना ही काफी है कि उसको शक है कि आपने कुछ जमा कर रखा है गैर कानूनी। किसी भी इमारत में, किसी भी जगह पर, किसी भी जहाज में भी जाते वक्त, या किसी, चाहे वो पानी का हो चाहे वो हवाई जहाज हो, घुसते वक्त आपको रोका जा सकता है, आपकी तलाशी ली जा सकती है। और आधार कार्ड को एकदम मैंडेटरी बना दिया गया पैन कार्ड हासिल करने के लिए। ये एक तरफा फैसले जिस तरह से लिए गए हैं कि ना लोकसभा को समय दिया गया कि इन पूरे अमेंडमेंट्स को पढ़ें, और ना ही राज्यसभा में पेश करने की जरूरत है, क्योंकि ये मनी बिल है, इसको राज्यसभा में पास कराने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो चंदा है, अब
एकदम दिया जा सकता है, जितना चाहो दिया जा सकता है। पहले ये होता था कि कॉर्पोरेट्स का 7.5% टैक्स जो होता है उससे ज्यादा चंदा नहीं दिया जा सकता। अब बॉन्ड्स भी हैं और चंदा भी दिया जा सकता है और आपका नाम भी सामने नहीं आएगा। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी, उसमें लिखा होगा जरूर, लेकिन किसको दिया है और किसने दिया है, एनोनिमिटी बनी रहेगी। एक ये भी अनोखा फैसला है। ऐसा क्यों किया गया है, स्टीम रोल क्यों किया गया है? भर्तृहरि मेहताब हैं लोकसभा के मेंबर और वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनके बीच की बातचीत इस तरह से हुई, यू आर फोर्सिंग द सिटीजन आधार कार्ड के इश्यू पर, और जेटली साहब का कहना था यस वी आर। ये हाई हैंडेडनेस क्यों हो रही है? जवाब तो बहुत आसान है। चुनाव से पहले जब बजट पेश किया गया तो मोहतरम अरुण जेटली साहब ने ये बताने की कोशिश की कि हम ब्लैक मनी का असर पॉलिटिकल फंडिंग पे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने 2-3 वहां पे अनाउंसमेंट्स की। अब चुनाव खत्म हो गए, बीजेपी जीत चुकी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो असलियत जो है या एक तरह से बीजेपी के जो इरादे हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। और वो इरादे क्या है कि आप इस सारे सिस्टम को और आसान बनाइए ताकि कॉर्पोरेट फंडिंग और भारी मात्रा में पॉलिटिकल पार्टीज के पास आए, खासतौर पे जो रूलिंग पार्टी उसका एडवांटेज होता ही है। तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से उन्होंने विदाउट डिबेट इन अमेंडमेंट्स को पेश किया है और डिबेट के बगैर जो है इनको पारित किया गया है। और इनका जो निचोड़ वो यही है कि काला धन, ब्लैक मनी और जो बिग मनी पावर है पॉलिटिक्स पे, जो जिसका इन्फ्लुएंस है, वो आगे इसका रोल और बड़ा होता रहेगा। इतना बड़ा काम हो गया, मनी बिल के नाम पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी दखलंदाजी हो गई। मनी बिल के नाम पर ट्राइब्यूनल्स को हटाकर सिर्फ एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया, तरह तरह के ट्राइब्यूनल्स को हटाकर, जिनका मनी से मतलब नहीं है, जिनका फाइनेंस से मतलब नहीं है। बावजूद इसके सब तरफ सन्नाटा, मीडिया में कहीं चू नहीं, कहीं रिपोर्टाज नहीं। जाते जाते एक शेर सुन लीजिए मौजूदा हालात पर। आ गई फसले सुकून चाक गरेबां वालों, खिल गए जख्म, कोई फूल खिले या न खिले, दोस्तों बज़्म सजाओ, दोस्तों बज़्म सजाओ कि बाहर आई है, सिल गए होंठ, सिल गए होंठ, कोई जख्म सिले या न सिले। आप देख रहे हैं जन की बात। YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नीचे छोटी सी घंटी बनी होगी, आप घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आप तक अपने आप ही पहुंच जाए। नमस्कार।